नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द बोरिंग डायरी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भारत और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कई पॉपुलर न्यूज़ चैनल और आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि भारत के क्या बड़े पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है ईरान में। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत के कई सारे बड़े जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स होने के बावजूद ईरान में उस कंट्री को हमारे कई मास मीडिया द्वारा और हमारे कई सोशल मीडिया जियोपॉलिटिकल कमेंटेटर्स द्वारा एक बहुत ही बैड लाइट में प्रेजेंट किया जाता है। एक तरीके से एक वेस्टर्न प्रिज्म में देखते हुए ईरान को प्रेजेंट किया जाता है। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो जब हम ईरान की बात करते हैं हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में कि ईरान कैसा देश है, तो हम हमारे सबसे बड़े पॉपुलर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट द्वारा जो खासकर जो हिंदी लैंग्वेज में अपना कंटेंट डिलीवर करते हैं, आप देखेंगे कि उन्हें ऐसे तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि जैसे कि वो एक टेररिस्ट स्टेट हो। टेररिस्ट वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए है। इसके पीछे भी इस कॉन्फ्रंटेशन के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। ईरान के साथ कई चीज़ें गलत हुई हैं, वो मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ईरान और वेस्टर्न कंट्रीज़ के बीच में आज की तारीख में जो एनिमिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, वो कैसे बढ़ा, यही हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर हम रीसेंट डेवलपमेंट्स के बारे में बात करें तो ईरान को ब्रिक्स का मेंबर बना लिया गया है। इसी के साथ ब्रिक्स में एक और बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल प्लेयर और एक बहुत बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री को जोड़ लिया गया है। एक तरीके से ये जो अलायंस है, ब्रिक्स का जो अलायंस है, उसको एक मेजर इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल पावर ब्लॉक की तरफ डेवलप किया जा रहा है। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें हर तरीके की मेजर कंट्रीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हो, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ हो, और चाहे वो कोई एरियाज़ में कोई ना कोई रीजनल पावर हो। तो ईरान की बात करें तो मिडिल ईस्ट में अगर दो जो बड़ी मेजर पावर्स है वो है इजराइल और ईरान, और ये दोनों ही आपस एक हॉस्टिलिटी के बीच में हैं। तो हम इस तरीके से अगर देखें तो भारत के इंटरेस्ट ईरान और इजराइल के मामले में बहुत ही न्यूट्रल और बैलेंस्ड रहने चाहिए। बट हम यहाँ पे देखते हैं कि ईरान को एक तरीके से एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कंट्री के रूप में दिखाया जाता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ देयर ऑर्थोडॉक्स रेजिम। बट उसके लिए उस कंट्री को हर बार एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नेगेटिव लाइट में दिखाना, हर बार उस पर हुए अटैक्स को एंजॉय करना, चाहे जो इजराइल द्वारा काउंटर ऑफेंसिव किए जाते हैं उसको एंजॉय करना, ये एक बहुत गलत चीज़ है। वो इसलिए गलत चीज़ है क्योंकि भारत के ईरान में बहुत बड़े जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल मिडिल ईस्ट एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आवर पाकिस्तान पॉलिसी। देखिए, जो मिडिल ईस्ट का जो रास्ता है, या फिर मिडिल ईस्ट से होके जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट को जुड़ने वाला जो रास्ता है, या फिर वो जो सी रूट है, उसे हम सुएज कैनल कहते हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा सफ़र है। जब हम इंडिया से यूरोपियन कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते हैं तो ये एक बहुत ही लंबा सफ़र होता है। उसी को काउंटर करने के लिए भारत, रशिया और ईरान ने मिलकर INSTC यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर की शुरुआत करी थी। और इसी के साथ हम जो है, भारत जो है, इस सुएज कैनल से होने वाले जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है और टाइम है, उसे हम घटा सकते हैं। और उसके लिए ईरान एक बहुत ही बड़ा प्लेयर है, क्योंकि INSTC का बहुत बड़ा जो पार्ट है वो ईरान में एग्जिस्ट करता है। और भारत का जो ईरान में एनीवेज जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो वहाँ का सबसे बड़ा इंडियन प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो, चाहे वो जहाबहार पोर्ट है, जो कि बाय द वे INSTC का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो इसलिए हमारा जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट या फिर सेंट्रल एशिया का जो एक्सेस है, उसमें ईरान का एक बहुत बड़ा रोल है। और इसलिए उस कंट्री को हमें बहुत ज़्यादा डेलिकेटली हैंडल करना चाहिए। वहाँ पे होने वाले जो कॉन्फ्लिक्ट्स है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, चाहे जो कि इजराइल और ईरान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है, दोनों ही देश हमारे बहुत क्लोज एलाइज है, और हमें दोनों में से किसी की भी बर्बादी पे खुश नहीं होना चाहिए। हमें बाय द वे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि दोनों पार्टीज़ आपस में बातचीत करके अपने मैटर को सॉर्ट आउट करें। हम अक्टूबर 7 में हुए जो इजराइल पे जो हमला था उसकी बात करें, अगेन ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इन दोनों कंट्रीज़ के बीच का मामला है। उसमें हमें साइड लेके हमारी जो ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है मिडिल ईस्ट जैसी कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल एनवायरनमेंट वाली रीजन में, हमें बहुत ही ज़्यादा कॉशियसली डील करना चाहिए।
नेक्स्ट है, जब मैंने आपको बताया कि ब्रिक्स और INSTC और छाबार पोर्ट जो है ये हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है इन टर्म्स ऑफ आवर ओवरऑल एक्सेस टू यूरोप एंड सेंट्रल एशिया, एंड हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड इन टर्म्स ऑफ मनी उसको रिड्यूस करने के लिए। तो इसलिए ईरान बहुत बड़ा की प्लेयर है हमारे इस सिचुएशन में। तो अब हम छोटा सा कॉन्टेक्स्ट ले लेते हैं कि ईरान और वेस्ट के बीच में ये चीज़ें शुरू क्यों हुई। देखिए, US हमेशा से ही एक ग्लोबल पावर बने रहना था और चाहता है, और उन्हें हमेशा से पता था ईरान के पास बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स है, और जैसे कि मिडिल ईस्ट में बाकी कंट्रीज़ में US ने किया था, वो ईरान में भी चाहता था कि वो जो ऑयल रिजर्व्स है उस पर US या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ का अनपैरेलल्ड एक्सेस रहे, और उसमें ईरान को जो ड्यू शेयर है वो नहीं मिल रहा था। तो इसीलिए जिस कंट्री के रिसोर्सेज है जब उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो वहाँ के लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें उस रिसोर्स के बदले में जो मॉनेटरी या फिर जियोपॉलिटिकल फ़ायदा होता है वो मिले। इसलिए आपको पता होगा, जब तक वहाँ पे वेरी प्रो वेस्ट रेजीम्स थी, US और ईरान बहुत अच्छे दोस्त थे, और उनके पास कई सारे अमेरिकन डिफेंस इक्विपमेंट्स भी थे। बट जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, जैसे जैसे ईरान में US का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ा फॉर गेनिंग एक्सेस टू ऑयल रिजर्व, वहाँ पे भी एक काउंटर मूवमेंट चालू हुआ, जहाँ पे ईरानियन, वहाँ की जो अपोजिशन थी, जो आज की करंट रिजीम है, तो उन्होंने जो ऑयल सेक्टर था उसको पूरी तरीके से नेशनलाइज कर दिया, जैसे कि इंडिया में है। और इससे वेस्टर्न कंट्रीज़ बहुत नाराज़ हो गई और उन पे बहुत बुरी तरीके से प्रेशर माउंट किया गया, सैंक्शंस लगाए गए। इसके बाद जले पे नमक तब छिड़का गया जब एक US नेवी के एयरक्राफ्ट ने ईरान का एक सिविल एयरलाइनर सरफेस टू एयर मिसाइल द्वारा गिरा दिया, और इसमें करीबन 300 लोगों की मौत हो गई। और बाय द वे, ये जो सिविल एयरलाइनर था जो ईरान से उड़ा था, ईरान के कैपिटल तेहरान से उड़ा था और दुबई की तरफ जा रहा था, इसको जब शूट डाउन किया गया तब ये सिविल एयरलाइनर ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स पर ही था। और इसके बाद से ये 1988 की, मेरे ख्याल से 1988 का इंसिडेंट है, और इसी के बाद से वो जो हॉस्टिलिटीज़ थी वो बहुत बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं कि US की आज जितनी भी कंट्रीज़ के साथ दुश्मनी है या फिर हॉस्टिलिटीज़ हैं, उन सारी कंट्रीज़ के साथ एक टाइम पे US बहुत बड़ा दोस्त था, बहुत बड़ा एलाई था, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ईरान हो। और इसलिए हमें बहुत कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए कि आज की तारीख में हम भी उसी एरिया में है कि US चाहता है कि भारत चाइना से दो हाथ करे। हमें बहुत सारे वेपन्स दिए जा रहे हैं उसी पर्टिकुलर फोक के साथ, और जब हम उनके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियसली हम पे सैंक्शंस लगाने की बात की जाती है। जैसे रशिया से हम तेल खरीद रहे हैं तो हमें एक तरीके से प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि हम सस्ता क्रूड ऑयल ना खरीदें और हम महंगा क्रूड ऑयल वेस्ट से या फिर दूसरी कंट्री से खरीदें। तो ये जो चीज़ें हैं, इसमें बहुत ही एक कॉमन पैटर्न दिखता है कि रशिया की हॉस्टिलिटीज़ जो है वो US के साथ हो, चाहे वो चाइना की हॉस्टिलिटीज़ US के साथ हो, चाहे वो ईरान की हॉस्टिलिटीज़ US के साथ हो। तो हमें इन मैटर्स में बहुत ज़्यादा प्रैग्मेटिक या फिर प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाना चाहिए, और सीधा सीधा उस कंट्री का मजाक उड़ाने से आई डोंट थिंक कि हमें कुछ डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचता होगा इन केस ऑफ आई एम टॉकिंग अबाउट ईरान। और इसलिए मुझे लगता है कि जब कंटेंट क्रिएटर्स ईरान को एक नेगेटिव लाइट में दिखाते हैं, कुछ मामलों में आई डोंट थिंक कि ईरान के सोशल एस्पेक्ट पे कमेंट करना इज़ माय बिजनेस। ऑल्सो जब कोई बाहर की कंट्री इंडिया के CA लॉस के बारे में कमेंट करती है तो हम मानते हैं कि वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस है, जो कि वो है। तो उसी तरीके से हमको हमारे प्रिंसिपल्स ही दूसरी कंट्रीज़ पे भी अप्लाई करने चाहिए, और ईरान के केस में भी हमें वहाँ के सोशल एस्पेक्ट्स पे क्या चल रहा है, सोशल स्फीयर में क्या चल रहा है, इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस। कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सच्चे राष्ट्रभक्त हैं तो आपको अपनी कंट्री के इंटरेस्ट प्रायोरिटी रखनी होगी, और हमारी करंट इंटरेस्ट ईरान के केस में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, चाहे वो हमारा ओवरऑल ट्रेड हो, चाहे वो हमारा ओवरऑल एक्सेस टू सेंट्रल एशिया एंड यूरोप हो, चाहे वो हमारा ओवरऑल इंटेलिजेंस नेटवर्क हो इन टर्म्स ऑफ काउंटरिंग पाकिस्तान एंड इट्स इन्फ्लुएंस इन दी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज, एंड टू प्रोटेक्ट आवर ओन कंट्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ एडवर्स सिचुएशंस। सो आई थिंक इसलिए हमें इस केस को या ईरान के केस को थोड़ा सा सॉफ्टली ट्रीट करना चाहिए। बाकी एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आपने सुना होगा कि कमांडर सोलेमानी, जो कि ईरान के कुड्स फोर्स के या फिर IRGC के लीडर थे, उनको मारा गया, तो यहाँ पे बहुत सारे सो कॉल्ड राष्ट्रभक्त बड़े खुश हुए थे और उन्हें एक आतंकवादी की तरह दिखाया गया था। बट अगर हम लेफ्टिनेंट जनरल LC पटनायक, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उन्होंने अपनी कहानी में बताया कि 2005 में जब
ड्यू टू एडवर्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, तब भारत इतना बड़ा इकोनॉमिक पावर भी नहीं था, तब इंडिया और ईरान के रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे। बट ड्यू टू यूएस प्रेशर, यूएन में भारत को ईरान के अगेंस्ट जाके कुछ वोटिंग्स करनी पड़ी, सो दैट द टॉपिक वाज और द एजेंडा वाज दैट ईरान शुड नॉट हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसमें इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया और इससे ईरान काफ़ी नाराज़ था। तो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एलसी पटनायक, जो कि उसके बाद हुए मीटिंग्स में, ईरानियंस के साथ हुए मीटिंग्स में मौजूद थे, उन्होंने कहा कि कैसे उन्होंने इंडिया का जो स्टांस था वो समझाया, और उन्होंने ये भी समझाया कि इस वोटिंग से इंडिया और ईरान के रिलेशंस पे या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशंस पे कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा। तो तब एक रूम के एक कोने में एक आदमी उठ के खड़ा होता है और वो कहते हैं कि वी विल बी ऑलवेज फ्रेंड्स विद इंडिया। ये कोट नहीं है, मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको मैं आर्टिकल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कौन था ये इंसान? ये एक्चुअली में जनरल सुलेमानी ही थे। तब वो जनरल नहीं थे, बट वो एक बहुत ही की पोजीशन में थे और वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे इंडिया और ईरान के रिलेशंस को मेंटेन करने में। तो जब भारत के कुछ यूट्यूबर्स उन्हें एज अ टेररिस्ट ही बताने लगते हैं, तो एक तरीके से एक बहुत ही थ्रेटनिंग सा, एक बहुत ही सिली अप्रोच है हमारी दोनों कंट्रीज़ की रिलेशंस को लेके, कंसिडरिंग कि इन दोनों कंट्रीज़ के रिलेशन के अराउंड और भी बहुत सारी जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। तो इसलिए हमें ईरान के केस में थोड़ा सा एहतियात बरतनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। आपको इस बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।